थोड़ा सा हम एनालिसिस की तरफ आते हैं। एफिशिएंसी का हमने जिक्र किया, अब हम देखते हैं कि अच्छा एनालिसिस क्या होता है और क्यों करते हैं। तो आप बताएं, हम एनालिसिस करना क्यों चाहते हैं? ये इतना एफर्ट जो हम कर रहे हैं एनालिसिस की, करना क्यों चाहते हैं? कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, मतलब हमारा काम कौन सा एल्गोरिदम अच्छा कर सकता है, अच्छा, वही एफिशिएंसी। तो हम एनालिसिस क्यों करते हैं जी? हाँ, एनालिसिस करने की कुछ खास वजह है। वजह क्या है? तो सबसे पहले यहाँ लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें, इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? टू डिस्कवर इट्स करेक्टरिस्टिक्स in order to evaluate its suitability for various applications or compare it with other algorithm for the same application। अच्छा, अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एनालिसिस या एनालाइज किस चीज को करना चाह रहे हैं? एल्गोरिदम को। तो हम एल्गोरिदम को एनालाइज क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले जी हम डिस्कवर करना चाहते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, एल्गोरिदम की जो खास किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके उसमें खूबियां हैं, ठीक है, वो खामियां भी हो सकती हैं, खूबियां भी हो सकती हैं, यानी कि उसमें जो खास किस्म की चीजें हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, हम उन खसूसियात को डिस्कवर करना चाहते हैं। ये सबसे पहला हमारा काम है, ठीक है। और ये खसूसियात हम पता क्यों करना चाहते हैं? हम एवेलुएट करना चाहते हैं। हम ये इस चीज को एवेलुएट करेंगे कि भाई इसमें जो खास किस्म की चीजें हैं, क्या ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्चिंग करनी थी, ठीक है, आपने किसी बाइनरी ट्री थी आपके पास और आपने उसमें सर्चिंग करनी थी, ट्री में एक एलिमेंट को सर्च करना था। तो अब आप देखेंगे आपके पास बेतहाशा एल्गोरिदम्स हैं। तो जिस तरह सर्चिंग की एल्गोरिदम्स भी हैं और सॉर्टिंग की एल्गोरिदम भी हैं। तो अब आपने एनालिसिस किया या आपने सबसे पहले डिस्कवर किया कुछ खसूसियात को, आपके सामने एक एल्गोरिदम आई और आपने उसकी खसूसियात को डिस्कवर करने की कोशिश की। तो आपको आइडिया हुआ कि यार मेरी एप्लीकेशन जो मेरा प्रॉब्लम था ना, वो था सर्चिंग करने का बाइनरी ट्री में से। बाइनरी ट्री है ना, बाइनरी सर्च ट्री, उसमें से सर्चिंग का मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो मेरे पास एल्गोरिदम आई है, इसकी इसकी जो खसूसियात हैं वो ये है कि ये तो डाटा अरे में पड़े हुए डाटा को सॉर्ट करती है। समझे ना आप? ये अरे में पड़े हुए डेटा को सॉर्ट करती है। तो सबसे पहले क्या किया आपने? आपने उस एल्गोरिदम की खसूसियात आइडेंटिफाई की, डिस्कवर की, आइडेंटिफाई की। तो आपको पता चला ये तो मेरे प्रॉब्लम के लिए सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम तो बाइनरी ट्री में सर्चिंग का है, सॉर्टिंग तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये एल्गोरिदम मेरे लिए सूटेबल नहीं है। पहली चीज, आपको एग्जांपल समझ आइए। तो इसका मतलब बाइनरी सर्च ट्री में कोई एलिमेंट सर्च करना ये मेरा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने एक एल्गोरिदम की खसूसियात आइडेंटिफाई की, तो पता चला ये तो सर्चिंग करती ही नहीं है, ये तो सॉर्टिंग करती है। तो इसका मतलब ये मेरे प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमने क्या एवेलुएट किया कि दिस एल्गोरिदम इज नॉट सूटेबल फॉर माय प्रॉब्लम, नंबर वन। अब एक और एल्गोरिदम आपको मिली, लेकिन पता चला कि ये सर्चिंग करती है। लेकिन जब आपने उसकी खसूसियात देखी, उसको एनालाइज किया, उसको थोड़ा सा डिस्कवर किया उसकी खसूसियात को, तो पता चला ये सर्चिंग तो करती है, लेकिन ये तो लिंक लिस्ट में से सर्चिंग करती है। अब ये तो लेकिन मुझे तो ट्री में से सर्चिंग करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एल्गोरिदम जो लिंक लिस्ट में से सर्चिंग करती है, दिस इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर माय प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि हम एल्गोरिदम्स की खसूसियात पता कर सकें और ये आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई जो मसला मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ये उसके लिए सूटेबल है या नहीं। क्लियर हुई बात ये? यस सर। और जो दूसरा, यस सर। हाँ जी, और जो दूसरी साथ लिखी हुई है कि हम, अच्छा ये तो ये पता चल गया कि अच्छा ये सूटेबल है या नहीं, पता चल गया जी, ठीक है। अब लेट से आपको पता चला कि आपका मसला था कि अरे में से सर्चिंग करना। मैं प्रॉब्लम थोड़ी चेंज करूं, अरे में डेटा पड़ा हुआ है और सर्चिंग करनी है आप। अब हमने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में ये चीज डिस्कस की हुई है कि जब हम अरे में से कुछ डेटा सर्च करना चाहते हैं, तो एक लीनियर सर्च एल्गोरिदम है और एक बाइनरी सर्च एल्गोरिदम।
तो अब ये दोनों ऐसी एल्गोरिदम है जो हैं सर्चिंग की। अब हमने इनका किया, इनको एवेल्युएट करने की कोशिश की और इनकी करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की, तो पता चला लीनियर सर्च भी अरे में से सर्च करती है और बाइनरी सर्च भी अरे में ही सर्च करती है। इसका मतलब है कि हमने ये एवेल्युएट किया, ये दोनों एल्गोरिदम्स मेरे प्रॉब्लम के लिए सूटेबल हैं, क्योंकि ये दोनों अरे में सर्च करती हैं और मुझे अरे में से ही सर्च करना। तो इसका मतलब है मुझे कम से कम इतना आइडिया तो जरूर हो गया कि अच्छा ये एल्गोरिदम मेरे काम की हैं। अब इन दोनों में से कौन सी अच्छी, अब हमने ये कंपेयर करना होता है कई दफा कि सेम एप्लीकेशन है, सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी सेम है, दोनों उसके लिए वैलिड भी हैं, लेकिन हम ये कंपेयर करना चाहते हैं इन दोनों में से बेटर कौन सी है। तो उसके लिए फिर हम मजीद एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये आइडिया हो जाता है कि लीनियर सर्च ज्यादा बेहतर है या बाइनरी सर्च ज्यादा बेहतर है। तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? कौन सी बेहतर है? बता सकते हैं कौन सी बेहतर है? चलें, बता दीजिएगा। अच्छा, एक तो हमें ये आइडिया होगा कि हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि द एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम ये हमें क्या करेगा, ये हेल्प करता है किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, एल्गोरिदम को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जिससे हमें कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, कुछ सजेशंस मिल जाते हैं कि अच्छा इस एल्गोरिदम में ये खामियां हैं, इन खामियों को इम्प्रूव किया जा सकता है। जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया ना कि जब हम किसी एल्गोरिदम का करैक्टरिस्टिक्स का को डिस्कवर या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो उसकी खसूसियात हैं, तो अब किसी चीज की या किसी इंसान की या किसी चीज की भी जो खसूसियात हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, मतलब वो खूबियां भी हो सकती हैं, वो खामियां भी हो सकती हैं। तो खूबियों को देखते हुए तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये सूटेबल है नहीं है क्या है। और खामियां अगर हमारे सामने आ जाएं, एनालिसिस करते हुए हमारे सामने खामियां आ जाएं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब खामी आ जाती है तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि किसी चीज में कोई एक खामी है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो इसका मतलब है हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो एल्गोरिथम का एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि दूसरों की बनाई हुई एल्गोरिथम्स में हम खामियां आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है जी, तो ये एनालिसिस का पर्पस हुआ कि हम एनालिसिस इसलिए करते हैं। तो अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्विज में, असाइनमेंट में, पेपर में कोई पूछ ले कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं, तो अब आपको पता हो कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं। इंटरव्यू में भी लोग पूछ लेते हैं। अच्छा, अब एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस क्या होता है जी? एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्गोरिथम्स, कि एल्गोरिथम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि एनालिसिस क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद प्रिडिक्टिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। थोड़ा सा इसको जोड़ें एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के साथ। हमने क्या कहा था कि एफिशिएंसी मैयर है किस चीज का? रिसोर्सेज की कंजप्शन का, कि कितने रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, वो एफिशिएंसी। अब जब हम उस एफिशिएंसी को मैयर करेंगे कि कितने रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये जो मैयर है, दिस मैयर इज काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। ठीक है, ये चूंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्टली ये इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, तो अगर हम रिसोर्सेज को मैयर करें और उससे हमें एफिशिएंसी पता चलेगी, और वो जो मैयरमेंट कर रहे हैं आप या प्रिडिक्शन कर रहे हैं आप, उस प्रिडिक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज एनालिसिस। इसका मतलब है जो एफिशिएंसी आप मैयर कर रहे हैं, वो एफिशिएंसी किस तरह मैयर कर रहे हैं, वो आप एनालिसिस से मैयर कर रहे हैं। और उसके बाद मैयर करने के बाद या जो आपके पास जो भी आंसर आएगा, उसको हम कहेंगे कि दिस मैयर इज द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। तो इसका मतलब है अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी मैयर करने के लिए हमेशा हमें एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस का क्या मतलब है? प्रिडिक्शन करना या मैयर करना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को। ठीक है जी, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की प्रिडिक्शन करना या मैयर करना, इसको हम एनालिसिस कहते हैं। और ये एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास प्रिडिक्शन या मैयरमेंट आएगी, जो रिजल्ट्स आएंगे,
उन रिजल्ट्स को हम किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कहेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा हम एनालिसिस के लिए वी कंपेयर द एफिशिएंसीज। अच्छा, एक तो एनालिसिस इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने एल्गोरिदम की जो रिसोर्सेज थी, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उनकी प्रेडिक्शन की। जाहिर है वो प्रेडिक्शन करने के लिए आपको एनालिसिस करना होगा। जब आपने एनालिसिस किया, एक तो वो एनालिसिस किया कि इसके मैं रिसोर्सेज प्रेडिक्ट कर सकूं, आपको एक एल्गोरिदम के रिसोर्सेज पता चल गए। एक और एल्गोरिदम पे भी आपने उसी तरह का एनालिसिस परफॉर्म किया और उसके भी रिसोर्सेज के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसीज के बारे में आपको पता चल गया। अब दो एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसीज आपके पास आ गई, तो अब एक और तरह का एनालिसिस ये भी पॉसिबल है कि आप ये कहें अच्छा इन दोनों को जो एफिशिएंसीज हैं इनको आपस में कंपेयर करें। ठीक है, तो वी कंपेयर द एफिशिएंसीज ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स। कि हम सेम प्रॉब्लम के लिए, जिस तरह हमने प्रॉब्लम अरे में से सर्चिंग का लिया था और हमने कहा था लीनियर सर्च भी है और बाइनरी सर्च भी है, तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर सर्च एल्गोरिदम की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे यूजिंग एनालिसिस। इसी तरह हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का भी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे यूजिंग एनालिसिस। और उन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा एफिशिएंसीज का, उन एफिशिएंसीज को आपस में कंपेयर करेंगे। और वो जो कंपैरिजन आप करेंगे ये फिर से एक और एनालिसिस है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें से इन दोनों एफिशिएंसीज को देखते हुए मैंने आइडेंटिफाई किया कि लीनियर सर्च ज्यादा बेटर है या बाइनरी सर्च ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आप एनालिसिस असल में परफॉर्म कर देते हैं, तो ये असल में एल्गोरिदम का एनालिसिस होता है। और ये जो एफिशिएंसीज का हमने जिक्र किया कि वो ऐसी कौन सी एफिशिएंसीज है जिनको आप आपस में कंपेयर करेंगे, जिसकी बेस पे आपने एनालिसिस दिया है। तो असल में आपके एनालिसिस दो तरह के हो गए ना, दो एनालिसिस हो गए। एक एनालिसिस क्या किया आपने, प्रेडिक्शन की रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की, और वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कौन से होंगे, टाइम एंड स्पेस। तो आप जब भी रिसोर्सेज की प्रिडिक्शन करेंगे तो कौन से रिसोर्सेज की प्रिडिक्शन करेंगे, टाइम और स्पेस की। और फिर जब दूसरा काइंड ऑफ एनालिसिस होगा कि जिसमें आप एफिशिएंसीज को आपस में कंपेयर करेंगे, तो आप इन्हीं दोनों टाइम और स्पेस की ही जो एफिशिएंसीज हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप एनालिसिस देंगे कि मैं ये वाली एल्गोरिदम यूज करूंगा क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है, और ये बेस्ड ऑन एनालिसिस आपने किया। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह हमने ये दो चीजें आइडेंटिफाई की कि एनालिसिस और सॉरी हमने टाइम को आइडेंटिफाई किया कि ये भी एक काइंड ऑफ एफिशिएंसी है, ये भी एक मेजरमेंट है एफिशिएंसी का, और स्पेस भी एक मेजरमेंट है एफिशिएंसी का। ये दोनों मिलकर, इन दोनों को जब हम कंबाइन करके इकट्ठा करके किसी एल्गोरिदम के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई हम इस एक एल्गोरिदम के लिए इन दो चीजों को फाइंड करेंगे, टाइम को भी, टाइम एफिशिएंसी भी हम पता करेंगे और स्पेस की एफिशिएंसी भी पता करेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि हमने एक एनालिसिस का फ्रेमवर्क बना दिया है। और इस फ्रेमवर्क में ये दो चीजें हैं, यानी कि फ्रेमवर्क क्या कह रहा है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करते हुए आपने किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो टाइम एफिशिएंसी को दिस इज आल्सो नोन एज टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये ए के ए जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आल्सो नोन एज टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम एफिशिएंसी को हम टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं और स्पेस एफिशिएंसी को हम स्पेस एफिशिएंसी कहते हैं। जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ ये टाइम एफिशिएंसी की बजाय यहाँ ये स्पेस एफिशिएंसी होना चाहिए या स्पेस कम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। अच्छा, तो टाइम एफिशिएंसी और स्पेस एफिशिएंसी, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके यूज कर रहे होंगे। जब कंबाइन करके हम एनालिसिस करेंगे तो हम इसे कहेंगे ये हमारा एनालिसिस फ्रेमवर्क क्या है जी, हमारा एनालिसिस फ्रेमवर्क है इन दो चीजों को मिलाकर या दोनों चीजों को साथ साथ इनका एनालिसिस करना, टाइम की एफिशिएंसी का एनालिसिस भी और स्पेस एफिशिएंसी का। तो इसका मतलब है इन फ्यूचर या जब भी आप और जगह कभी लेक्चर्स वगैरह देखेंगे या किसी बुक में देखेंगे, तो ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उसे टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जो एफिशिएंसी है, टाइम एफिशिएंसी, उसकी बजाय वर्ड जो ज्यादा यूज करेंगे वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन्स, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी यूनिट्स रिक्वायर्ड, कि कितनी मेमोरी हमें चाहिए। तो इन दोनों को कहने का पर्पज ये है कि ये दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों को साथ रखते हुए जब हम किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा एनालिसिस का
फ्रेमवर्क है। अब जो सर जी सर हमें टाइम की जब एफिशिएंसी मेजर करनी पड़ेगी तो उस पे अलग हम एनालिसिस करेंगे, और स्पेस को मेजर करना होगा तो अलग एनालिसिस करेंगे। जी बिल्कुल सही सही समझे। ठीक है। हम इन दोनों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे, उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, और फिर हम इकट्ठे प्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये एक एल्गोरिथम थी आपने जो हमें दी थी, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी है और इसकी स्पेस ठीक कम्प्लेक्सिटी है। इतनी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये दो जो चीजें आपने अप्लाई करके निकाली हैं, रिजल्ट निकाले हैं, हम कहेंगे कि ये हमारा फ्रेमवर्क है कि मैंने टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटीज वाली एलिमेंट्स को जोड़कर इकट्ठा अप्लाई किया। इकट्ठे का मतलब है कि दोनों को साथ साथ अप्लाई किया और एक फ्रेमवर्क मेरा बना, एनालिसिस फ्रेमवर्क, और वो एनालिसिस फ्रेमवर्क मैंने अप्लाई किया और ये मेरे रिजल्ट्स आए। अच्छा, अब हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं उनका एनालिसिस की दो अप्रोचेस हैं। तो एक को हम एम्पिरिकल एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को हम थ्योरेटिकल एनालिसिस कहते हैं। जो एम्पिरिकल एनालिसिस है, इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम द एल्गोरिदम, जो हमारे पास एल्गोरिदम गिवन होती है, हम उसे कोड करते हैं, उसका प्रोग्राम लिखते हैं, एंड मेजर इज इट्स एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइम। तो हम उसका एग्जैक्टली कितना वो टाइम ले रहा है, वो टाइम हम मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ये शायद आपको याद होगा कि हम डेटा स्ट्रक्चर में एक लैब में आपने इस तरह का एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि डिफरेंट साइजेस ऑफ अरेज के लिए आपने टाइम, एग्जैक्टली टाइम कितना लगता है वो कैलकुलेट किया और फिर आपने उसको प्लॉट किया था। तो ये काइंड ऑफ उस तरह का एनालिसिस है कि हम कोड करते हैं और कोड करने के बाद एग्जैक्ट टाइम हम फिगर आउट करते हैं और फिर हम उसकी बेस पे एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ये इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, कम टाइम ले रही है, कैसा टाइम ले रही है। तो ये एक तरह का एनालिसिस होता है, इसको हम एम्पेरिकल एनालिसिस कहते हैं। जो दूसरी तरह का एनालिसिस होता है वो थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है। तो थ्योरेटिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, एम्प्लॉय मैथमेटिकल टेक्निक्स, एम्प्लॉय मींस अप्लाई करना, कि हम कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और एक फंक्शन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन का मतलब एक फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं विच रिलेट्स द रनिंग टाइम टू द साइज ऑफ इंस्टेंसेस या डाटा। वो जो फंक्शन होता है, मतलब हम एक मैथमेटिकल फंक्शन डिराइव या फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं एल्गोरिदम से रिलेटेड, और उसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे कि उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए हम एक फंक्शन बनाएंगे, मैथमेटिकल फंक्शन। वो फंक्शन हमें क्या बता रहा होगा, वो दो चीजों के बारे में हमें जिक्र करेगा। रनिंग टाइम बता रहा होगा, रनिंग टाइम, और रिलेशनशिप। असल में आपको पता है जिस तरह आपने कैलकुलस में फंक्शंस पढ़े हैं, तो वो हमें रिलेशनशिप बताते हैं एक्स वेरिएबल का और वाई वेरिएबल का, कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। इसी तरह जब हम यहाँ थ्योरेटिकल एनालिसिस में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिराइव करेंगे, तो वो हमें दो चीजों का रिलेशन आपस में बताएगा। उनमें से एक जो चीज है वो साइज ऑफ डेटा है, कि डेटा का साइज कितना है, उसका रिलेशन बताएगा रनिंग टाइम के साथ, कि भाई साइज ऑफ डेटा इतना हो तो रनिंग टाइम इतना होता है, ये कम हो जाए तो फिर इतना होता है, ये अगर ज्यादा हो जाए तो ये इतना होता है। तो इसका मतलब है ये साइज ऑफ जो इंस्टेंस है या साइज ऑफ जो डाटा है, कितना डेटा है, कम डेटा, ज्यादा डेटा या बहुत ज्यादा डेटा, उसका रिलेशन बताएगा हमें रनिंग टाइम के साथ। तो ये हम एक फार्मूला वगैरह इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस तरह के कुछ फार्मूलाज आइडेंटिफाई करने की या फिगर आउट करने की कोशिश भी करेंगे और देखेंगे, आपको आप इंजॉय भी करेंगे। तो असल में ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं जो एल्गोरिदम एनालिसिस के लिए या अप्रोचेज ऐसी दो हैं जो एल्गोरिदम एनालिसिस के लिए यूज की जाती हैं। एक को एम्पिरिकल एनालिसिस कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट कोड लिख कर टाइम की एग्जीक्यूशन करना है, टाइम को चेक करना है। और दूसरा, बजाय इसके कि हम कोड करें और कंप्यूटर पे फिर उसका टाइम चेक करें, उसकी बजाय हम ऑन पेपर मैथमेटिकली उसका एक फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं और उनके दरमियान, ये दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारा आइडिया हो जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ वो एम्पिरिकल एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है, मतलब हम उसमें वो चीज़ें नहीं करेंगे। हमारा जो कोर्स है वो फोकस करेगा दिस थ्योरेटिकल एनालिसिस। तो हमारा जो फोकस है वो इस एनालिसिस की तरफ होगा कि हम किसी तरह मैथमेटिकली कुछ फंक्शंस फिगर आउट कर सकें किसी भी एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम का, जो हमें डाटा के साइज का और रनिंग टाइम का
रिलेशनशिप बता रहा हूँ। तो बहुत से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हाँ, अगर इसमें साइज बढ़ा देंगे तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम इस रिलेशन के साथ बढ़ेगा, अगर आप साइज कम कर देंगे तो वो इसके हिसाब से आपका रनिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तो ये है। यहाँ इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम्पेरिकल एनालिसिस में आप क्या कर रहे हैं जी, राइट ए प्रोग्राम और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी अपनी एल्गोरिदम है उसको, उसका प्रोग्राम लिख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर आप रन कर रहे हैं उस प्रोग्राम को डिफरेंट इनपुट्स देकर, और उसमें फिर आप टाइम का फंक्शन अप्लाई करके टाइम बाकायदा कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ जो सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज में लिखा हुआ है, ये जावा का फंक्शन है, और उन्होंने यूज वहाँ ये टाइम हमें बता सकते हैं कितना टाइम लगा है, और फिर वो वहाँ से जितना मिली सेकेंड में आपको टाइम मिला है, फिर आप उसको इस तरह प्लॉट करते हैं। तो इस प्लॉट से आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा, नंबर ऑफ साइज अगर मैं इंक्रीज करूँ, अगर मेरा एलिमेंट का साइज 50 हो तो मेरा टाइम इतना ही मिली सेकेंड्स लगेगा, और यही अगर मेरा 90s तक चला जाए तो मेरा टाइम इतना ज़्यादा लगेगा, कि अगर 90 एलिमेंट्स हो जाएं तो फिर मेरा टाइम इतना लगेगा। तो इससे भी एक काइंड ऑफ एनालिसिस होता है, लेकिन जाहिर है इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, आपको पहले कोड लिखना है, फिर उसको प्रोग्राम मशीन पे एग्जीक्यूट करना है, इनपुट्स भी देनी है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए ये एनालिसिस हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, तो ये तो हमारे उसका नहीं है, इंटरेस्ट का नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम लाजमी डिस्कस करेंगे, वो हमने जिक्र कर भी लिए, लेकिन फिर भी उनको जरा फोकस करेंगे, क्योंकि जो इस एम्पेरिकल एनालिसिस की जो लिमिटेशंस हैं वो असल में थ्योरेटिकल एनालिसिस की खूबियां हैं। यानी कि इस एम्पेरिकल एनालिसिस की जो खामियां हैं या लिमिटेशंस हैं, ये असल में थ्योरेटिकल एनालिसिस की खूबियां हैं। फॉर एग्जांपल, पहली इसकी खूबी या लिमिटेशन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, कि ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है ये डिफर होगा अगर आपने उसको डिफरेंटली इम्प्लीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल, एक एल्गोरिदम है, एक मैंने इम्प्लीमेंट की है, एक हारिस ने इम्प्लीमेंट की है, और एक हबीबुल्लाह ने इम्प्लीमेंट की है। तो अब ये तीन जो डिफरेंट बंदे ने, एल्गोरिदम एक ही थी लेकिन कोड लिखने का स्टाइल तीनों का डिफरेंट है, और नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड भी डिफरेंट होगा। तो अब उनका जो एग्जैक्ट टाइम आएगा वो डिफरेंट होगा। हो सकता है हारिस ने बहुत अच्छा कोड लिखा हो, इसका टाइम कम आता हो, हम दोनों का, मेरा और हबीबुल्लाह का कम आता हो। तो इसका मतलब है कि ये टोटली डिपेंड कर गया कि कोड लिखा कैसा गया है। तो इसका मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। इसी तरह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो अब ये भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल हारिस ने जो बहुत अच्छा कोड लिखा है, इसने अपने लैपटॉप पे चलाया तो इसका एक टाइम आया, इसने यूनिवर्सिटी में किसी पीसी पे चलाया तो कुछ और टाइम आया, दोस्त के लैपटॉप पे चलाया तो कोई और टाइम आया। अब उससे क्या होगा, क्योंकि वो आर्किटेक्चर पीछे डिफरेंट हो सकते हैं। ये इसका आर्किटेक्चर, इसका जो सीपीयू है वो आर्किटेक्चर वो नया होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो कुछ और होगी, मेरा पुराना है वो कुछ और होगा, यूनिवर्सिटी के पास जो है वो हो सकता है वो लेटेस्ट हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा टाइम दे हमें। तो ये चीज़ें जो है ना, ये टोटली डिपेंड कर रही हैं कि आपका जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है वो कैसा है। तो इसका मतलब है एम्पेरिकल एनालिसिस में प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी भी आ जाती है। नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है वो जो है कि डेटा डिपेंडेंसी, कि आप डेटा किस तरह का आप इनपुट कर रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम सॉर्टिंग की बात करते हैं, तो अगर हम अरे में सॉर्टिंग की बात करें, तो अगर अरे में इंटीजर्स पड़े हुए, आपने कोल का कोर्स पढ़ा है और उसमें आपने ये देखा होगा कि जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में जब प्रोसेसिंग होती है तो इंटीजर नंबर्स के साथ वो प्रोसेसिंग और तरह परफॉर्म होती है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी और होती हैं, और उनका नंबर ऑफ साइकिल्स भी वो ज़्यादा कम लेती हैं। लेकिन जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की अर्थमेटिक परफॉर्म करते हैं, तो उसकी जो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट होती हैं और वो ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स भी लेती हैं। तो इसका मतलब है अगर आप डेटा इंटीजर्स देंगे तो आपका टाइम कम लग सकता है, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स की सॉर्टिंग करने लगेंगे तो आर्किटेक्चर की नेचर ऐसी है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट्स के आपस में कंपैरिजन या उनकी जो कैलकुलेशन है वो उसके लिए ज़्यादा टाइम ले रही है। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। अब वो टोटली डिपेंड कर रहा होगा कि अगेन किसी का हार्डवेयर बहुत अच्छा होगा या बहुत लेटेस्ट होगा तो उसका टाइम कम लगेगा, किसी का पुराना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगेन वो डेटा डिपेंडेंट भी है और वो लैंग्वेज डिपेंडेंट भी, क्योंकि एक ही एल्गोरिदम है, एक हारिस ने पाइथन में लिखी है, मैंने सी प्लस प्लस में लिखी है, हबीबुल्लाह ने सी शार्प में लिखी है, एक और बंदा उसने जावा में लिखी है। तो अब ये चार, एक ही एल्गोरिदम चार डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी जो एल्गोरिदम है
उसका जो टाइम है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो ज़्यादा फास्ट है इन सब में से। तो ऑफ कोर्स जो सी प्लस प्लस में कोड लिखा होगा वो उसका टाइम कम आएगा बाकी जितनी भी हैं एज कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस। तो ये कुछ लिमिटेशन थी इसकी, आपके एम्पिरिकल एनालिसिस की। और ये जितनी भी खूबियां हैं ये सारी थ्योरेटिकल एनालिसिस की, सॉरी, ये जो जितनी भी लिमिटेशंस हैं या खामियां हैं एम्पिरिकल एनालिसिस की, ये सारी की सारी थ्योरेटिकल एनालिसिस की खूबियां हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल एनालिसिस में डेटा क्योंकि थ्योरेटिकल एनालिसिस में डेटा की जो डिपेंडेंसी है वो नहीं होती, इट इज इंडिपेंडेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा कैसा आया, इंटीजर फॉर्म में था, फ्लोटिंग में था, क्या था, या वो करेक्टर्स थे वो क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो प्लेटफॉर्म से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। और इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। जी टाइमिंग डिफरेंट आ रही है, तो मतलब एग्जैक्ट एक कोड की टाइमिंग हमें नहीं पता चल। हाँ, ये कह लें कि एक मशीन पे तो एग्जैक्ट टाइमिंग आ रही है, लेकिन जब वही मल्टीपल मशीन्स पे चल रहा होगा तो जाहिर है हर एक का टाइम वेरी करेगा, वो डिफरेंट आएगा। तो इससे आपको ये फीलिंग तो आ रही है कि अच्छा यार ये तो सही, एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ इतने मिली सेकेंड ले रहा है, दूसरी मशीन पे इतने मिली सेकेंड आ रहे हैं, तीसरे पे इतने आ रहे हैं। तो वो ये यस। मसला है। तो इसलिए हम बहुत से किसी, क्योंकि जब हम एल्गोरिथम्स के एनालिसिस करते हैं तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं होते कि एग्जैक्ट टाइम कितना चल रहा है। हम जस्ट मोटा मोटा एक हिसाब पता करना चाह रहे होते हैं कि अच्छा ये आइडिया हो जाए कि ओवरऑल ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, या जो टाइम लगेगा वो किस रिलेशन से लगेगा। हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जिस तरह हम कह रहे थे कि थ्योरेटिकल एनालिसिस में हमारा जो डेटा है वो इस चीज से बिल्कुल, सॉरी, हमारा जो एल्गोरिदम का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल इस चीज से मावरा हो जाता है कि डेटा किस नेचर का आया, इंटीजर था, फ्लोट था, स्ट्रिंग्स थी, क्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा जिस तरह का मर्जी आ जाए तो हमें पता चल जाएगा जो हमारी एल्गोरिदम है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नंबर ऑफ जो साइज ऑफ डाटा है उसका और रनिंग टाइम का जो रिलेशनशिप है ये हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे डेटा इंटीजर हो, फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो, किसी तरह भी कभी डेटा आ जाए वो रिलेशनशिप हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हार्डवेयर, किस आर्किटेक्चर के ऊपर अपने कोड को या इस एल्गोरिथम को रन करेंगे, अगेन उन उसका जो रिलेशन है वो हमेशा वही रहेगा। सर जी, मतलब एम्पिरिकल में हमारे पास अगर डाटा चेंज होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो हर बार नई टाइमिंग देगा, मतलब डिफरेंट जी टाइमिंग देगा। बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकल में टाइमिंग सेम देगा, बेशक इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो। बिल्कुल यही सही सर। समझे, ठीक है सर। बिल्कुल सही। इसी तरह लैंग्वेज की डिपेंडेंसी भी नहीं है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पाइथन में लिखें, जावा में लिखें, सी शार्प में लिखें, जावास्क्रिप्ट में लिखें, किस लैंग्वेज में लिखते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा उसका जो रिलेशनशिप है वो वही रहेगा। और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है कि प्रोग्राम, आप जिस तरह हमने जिक्र किया था कि एक प्रोग्रामर ने कम लाइन ऑफ कोड में लिखा है, एक ने ज्यादा में लिखा है, एक ने बहुत ज्यादा एफिशिएंट कोड लिखा हुआ है, तो उससे भी फर्क पड़ रहा था। तो अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो हारिस ने बहुत अच्छा कोड लिखा हुआ है और मैंने बहुत एक खराब कोड लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा और हारिस का जो कोड है उसका लिखने का जो स्टाइल है वो कुछ भी हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जो साइज ऑफ डेटा है उसका और साइज ऑफ डेटा का रिलेशनशिप जो है, जो रनिंग टाइम के साथ, वो हमेशा सेम आए। ये इसकी खूबसूरती है। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारा जो ओवरऑल फोकस है इस पूरे कोर्स का वो इसी थ्योरेटिकल एनालिसिस की तरफ हम फोकस कर रहे होंगे। और ये कंक्रीट जो चीज मैंने लिखी है ना ये बॉक्स के अंदर है कि दिस थ्योरेटिकल एनालिसिस कैरेक्टराइजेस रनिंग टाइम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ये करता क्या है, ये करेक्टराइज करता है, ये जो रनिंग टाइम है इसको एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और वो फंक्शन किस फॉर्म में है या किस टर्म्स में, एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। जिस तरह आपने कैलकुलस में पढ़ा ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ जो हम एक फार्मूला डिवाइस करेंगे या बनाएंगे, वो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो किस किस टर्म में होगा, वो इनपुट साइज एज ए वेरिएबल यूज हो रहा होगा। और
उस वेरिएबल का वो फंक्शन होगा और वो हमें रिलेशनशिप किसके साथ बता रहा होगा, उसके साथ आपके रनिंग टाइम के साथ, ठीक है। और जाहिर है इसको फिर हमें वो करना आसान होता है, एनालाइज करना आसान होता है। और जिस तरह मैंने ये नीचे लिखा कि फॉर एफ ऑफ एन, तो असल में ये हमारे पास जो फार्मूला या डिराइव होगा, जो फंक्शन डिराइव होगा एफ ऑफ एन की फॉर्म में होगा, तो इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, नेचर ऑफ इनपुट्स एंड साइज ऑफ इनपुट। तो इनपुट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनालाइजिंग एल्गोरिदम, कि जिस तरह हमने कहा ना कि जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है इसमें जो हमारा फंक्शन होगा उस फंक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो साइज, इन हमारे डेटा का साइज है। अच्छा जी, तो ये जो हमारे डेटा का जो साइज होता है, हमारे डेटा का जो साइज होता है या इसका एल्गोरिथम का एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वो हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक एल्गोरिथम है। अच्छा, इसका रोल इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट द इनपुट दैट डिटरमिन्स वेदर द पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू एन एल्गोरिथम विल बी। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा ऐसे है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है, उसमें डेटा किस तरह का आया है, किस नेचर का डेटा आया है, उसकी बेस पे ये चीज़ डिसाइड होगी कि एल्गोरिदम में जो डिफरेंट पोर्शंस बने हैं, जिस तरह इफ एल्स वगैरह आप लगाते हैं, फॉर लूप्स और इफ एल्स वगैरह लगाते हैं, तो उनमें से इफ का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या एल्स का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, वो डेटा की नेचर पे डिपेंड करेगा, डेटा किस तरह का आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हम आगे ये एक छोटी सी ये एग्जांपल अगर आप देखते हैं, तो फर्ज किया ये एक एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये क्या करती है, ये एल्गोरिदम किसी भी एक अरे में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये n एलिमेंट्स की फर्ज किया एक अरे है और हम उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसका ये एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, कोड लिखा। ये एल्गोरिदम है, इसको हम कोड नहीं कहेंगे, ये एल्गोरिदम। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर इस पे आप गौर करें, अब सोचें कि अगर जो लिस्ट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग का मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, लिस्ट पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है और आपने आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। अब अगर देखा जाए तो जो डिसेंडिंग अरे होती है उसमें सबसे पहला एलिमेंट असल में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, लेकिन हमने तो जो पूरी अरे में से देखना है, क्योंकि एल्गोरिथम तो अपना काम करेगी, वो तो उसको तो नहीं पता कि ये डिसेंडिंग में है या असेंडिंग में है। लेकिन अरे में डेटा जो जिसने रखा था उसने इस तरह रख दिया कि वो डिसेंडिंग में पड़ा। तो अब इसको अगर देखें तो देयर विल बी ओनली वन असाइनमेंट, जो फॉर लूप से पहले जो लार्जेस्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन लिखा हुआ है, ये पहली एक असाइनमेंट होगी कि पहला जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ये असाइन वैल्यू हो जाएगी। क्या आपके ख्याल में ये जो अंदर लूप लगा हुआ और इफ कंडीशन लगी हुई है, आपके ख्याल में जब पहला एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट होगा तो क्या इफ कंडीशन के अंदर कोई जो असाइनमेंट वाली स्टेटमेंट है, क्या ये एग्जीक्यूट होगी? रिपीट कर दें सर, क्या बोले? क्वेश्चन ये है कि अगर अरे के अंदर सारे एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़े हैं, मीन सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट पहला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो एल्गोरिथम के मुताबिक लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में फर्स्ट एलिमेंट आपने प्लेस कर दिया, तो ये एक वैल्यू असाइन की है, आपने असाइनमेंट की है। क्या लूप जब चल रहा होगा तो क्या इस वेरिएबल में कोई और वैल्यू कभी असाइन होगी? नो सर। हाँ, कभी भी नहीं पहले होगी, से सर लार्जेस्ट पड़ी है। क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो पहले सेव हो चुकी थी। इफ कंडीशन कभी भी ये दोबारा असाइनमेंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ये जो नेचर ऑफ इनपुट थी कि वो डिसेंडिंग में पड़े हुए थे, इसने इफ कंडीशंस के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया। तो इसका मतलब है इसकी बेस पे ये फर्क पड़ा, ये एक स्टेप हमारा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर यही कहानी थोड़ी सी हम चेंज कर दें, अगर अरे में एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हों, अब इसका मतलब है सबसे पहला एलिमेंट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिरी एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। तो अब इस केस में जब यही एल्गोरिथम आप चलाएंगे तो ये जो
वेरिएबल में डाटा असाइन होने वाली स्टेटमेंट है, ये कितनी दफा चलेगी? n-1। जितने जितने एलिमेंट्स हैं, अरे में हाँ जितने जी, पढ़े हैं जितने उसके पढ़े बाद। हैं, जो ये सबसे ऊपर नंबर पड़ा हुआ है, सॉरी ये सबसे पहली स्टेटमेंट है। एक तो ये असाइनमेंट होगी, लार्जेस्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन, नंबर एक ये असाइनमेंट होगी, और बाकी लूप के अंदर n-1 टाइम्स। तो टोटल मिला के कितना होगा? n-1 प्लस 1 कितना होगा? n-1 प्लस 1 कितना होता है? n। तो इसका मतलब है n। कि अगर अब अरे अरे में सिर्फ क्या किया है, डेटा का अरेंजमेंट चेंज कर दिया। अरेंजमेंट चेंज करने से क्या फर्क पड़ा? वो स्टेटमेंट n दफा एग्जीक्यूट हुई और n दफा वैल्यूज असाइन हुई, असाइन हुई, असाइन हुई। तो इसका मतलब है कि ये जो नेचर ऑफ इनपुट होती है, ये भी कभी कभी अपना रोल बहुत ज्यादा प्ले करती है और इससे बहुत ज्यादा मसले होते हैं। अच्छा अच्छा, अगर ये n जो है, फर्ज किया ये n पहले 100 था, अब 500 हो गया, 1000 हो गया, तो क्या n के इंक्रीज होने से भी कोई फर्क पड़ेगा ये असाइनमेंट वाला जो स्टेप है इसको परफॉर्म होने में? नो सर। क्या नहीं फर्क पड़ेगा? क्या पहले हम अरे का साइज 10 था या 100 था, और उस टाइम ये स्टेप 100 टाइम्स हो रहा था, तो अब अगर हम साइज बढ़ा देंगे, अरे का साइज 1000 कर देंगे, तो क्या अगेन अभी भी जो ये असाइन होने वाली स्टेटमेंट है, ये 100 एलिमेंट्स, ये 100 दफा चलेगी या उससे ज्यादा दफा चलेगी? जितनी अरे होगी उतने ही चलेगी ना सर। उतना ही चलेगा। इसका मतलब पहले अरे 100 की थी तो वो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब अरे का साइज बढ़ गया है, एन इंक्रीज हो गया है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे। जी सर। तो ये इसका मतलब है कि ये जो असाइन होने वाली स्टेटमेंट है, ये बढ़ेगी, ये इसकी नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बढ़ेगी जैसे जैसे अरे का जो साइज है वो इंक्रीज करता जाएगा, वो लार्ज होता जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो द साइज ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, द टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो हमने कंक्लूड क्या किया, ये पूरी जो हमने नेचर ऑफ इनपुट्स और साइज ऑफ इनपुट्स वाली डिस्कशन की है, इससे हमने कंक्लूजन ये आइडेंटिफाई किया कि जैसे जैसे आप डाटा का साइज बढ़ाएंगे, साइज ऑफ इनपुट बढ़ेगा, उसी हिसाब से, उसी रिलेशन से टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन भी बढ़ेगा और स्पेस जो इस्तेमाल हो रही है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाइम और स्पेस के साथ किस चीज का डायरेक्टली रिलेशनशिप है? साइज। साइज ऑफ इनपुट का, साइज ऑफ डाटा या साइज ऑफ इनपुट का, ये डायरेक्टली इसके साथ रिलेशन। अच्छा, बस ये आखिरी चीज हमारी रह गई है, फिर हम वाइंड अप करते हैं। जो हमारे, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम 3 तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी एल्गोरिथम से रिलेटेड। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, जहाँ मैं जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। वो एक को हम वर्स्ट केस बोलते हैं। वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि एक एल्गोरिथम कितना बुरा परफॉर्म करती है, मैंने कि बुरे हालात में वो कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। इसको अभी फिलहाल मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा सारा इसी पे फोकस कर रहा है, हम उसमें ही इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ मैं ये 3 ऐसे केसेस हैं जिनको जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये 3 ऐसे नाम हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम इन केसेस के लिए करते हैं। ठीक है, हम जो एफिशिएंसीज का पता करते हैं एनालिसिस करते हुए, वो एफिशिएंसीज का पता हम किन केसेस के लिए कर रहे हैं? ये 3 ऐसे केसेस हैं जिनके लिए हम ये करते हैं। उनमें से पहला वर्स्ट केस है कि कितना बुरा हमारी एल्गोरिथम परफॉर्म करती है। दूसरा हमारा एवरेज केस है कि ऑन एवरेज कितना परफॉर्म करती है, क्योंकि हमेशा एल्गोरिथम बुरा परफॉर्म नहीं करेगी, कभी कभी डाटा ऐसा आएगा कि वो अच्छा भी, थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगी। तो ऑन एवरेज ये कितना परफॉर्म करेगी। और थर्ड केस इज कि वो बेस्ट केसेस क्या है, तो वो कितना बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो ये 3 ऐसे हमारे केसेस हैं जो जिनके लिए हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो असल में जब भी हम एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम इन 3 चीज़ों के लिए ही ये पूरी डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये एनालिसिस कर रहे होते हैं, और फिर इन 3 ही चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए
फिर हम नई एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यूँ कह लें कि इस कोर्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये वर्स्ट केसेस, बेस्ट केसेस और एवरेज केसेस, और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, वो इस वर्स्ट केस की है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई एल्गोरिदम बुरा परफ़ॉर्म करे, लेकिन वो इतना बुरा भी ना करे कि हमारा जो यूज़र है, जब उसको वो हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो एप्लीकेशन बंद करके चला जाए कि भाई ये तो रिज़ल्ट ही नहीं दे रही। तो हम असल में कोशिश यही कर रहे होते हैं इस पूरे एनालिसिस में कि हम अपने वर्स्ट केस को एनालाइज़ करें और इस केस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें।